नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आमोद है। मैं एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक बाजू के दर्द की कंडीशन के बारे में जिसका नाम है टेनिस एल्बो। हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये क्यों होती है और किन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, उसके अलावा इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। टेनिस एल्बो एक बहुत ही आम कारण है एल्बो पेन का, और इसको होने के लिए जब किसी को टेनिस खेलने की ज़रूरत नहीं है, ये उसके बिना भी हो सकती है। और इसमें होता यह है कि एल्बो के बाहरी किनारे पे, यानी कि आप ये मार्क देख सकते हैं जो मैंने लगाया है बाजू में, यहाँ पे दर्द उठता है। अगर आप फील करेंगे तो यहाँ पे हड्डी थोड़ी सी उभरी हुई है, ये बाजू की जो हड्डी है उसका एक कोना है, और ये अटैचमेंट देता है बहुत सारी मसल्स को, और वो सारी की सारी मसल्स जो हैं वो बाजू में जाती हैं और उनका काम होता है हमारी रिस्ट को ऐसे मूव करना और फिंगर्स को ऐसे मूव करना। तो वो सारी की सारी यहाँ पे अटैच होती हैं और इस कंडीशन में यहाँ पे दर्द आता है। तो जो दर्द कभी कभी जो यहाँ पे आता है वो नीचे की तरफ भी जा सकता है, और ये दर्द जो है कभी किसी को शार्प पेन की तरह महसूस होता है, किसी को थोड़ा जलन की तरह भी महसूस हो सकता है, किसी को एकिंग सेंसेशन या भारीपन की तरह भी महसूस होता है। और बाहर से देखेंगे तो बिल्कुल एल्बो नॉर्मल लगेगी, लेकिन एक छोटा सा काम जैसे कि हमने कोई डोर का हैंडल खोला, या हमने कोई चाय का कप उठाया, या हमने किसी चीज़ को ग्रिप किया, उन सब चीज़ों से इतना दर्द होता है कि एक नॉर्मल दिखने वाला इंसान उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी परेशानी उठ सकती है। तो ये तो हो गए सिम्टम्स की बात। अब ये हो क्या रहा है और ये दर्द हो क्यों रहा है, ये जानना ज़रूरी है। तो जो हमारी मसल्स होती हैं वो जब वो हड्डी से जुड़ती हैं तो वो डायरेक्टली जा कर के हड्डी पे नहीं अटैच होती हैं। उनको अटैच करने के लिए एक टिश्यू होता है जिसे हम टेंडन कहते हैं, यानी कि मसल जो है टेंडन से जुड़ती है और टेंडन जो है वो हड्डी से जुड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारी मसल्स के टेंडन जा कर के जुड़ते हैं, और जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं जो इसकी हमें आदत नहीं है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं उनको प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने हाल ही में टेनिस खेलना शुरू किया होता है या बैडमिंटन खेलना शुरू किया होता है, और उनका लाइफस्टाइल नॉर्मली सेडेंटरी रहा होता है और एकदम से वो ये शुरू करते हैं। और जब वो स्ट्रेन ज़्यादा होता है, यानी कि हम अनअकस्टम्ड एक्टिविटी लेते हैं और उसको बहुत ज़्यादा करते हैं जो हमारी शरीर की क्षमता से ज़्यादा है, तो इस टेंडन्स में छोटे छोटे टीयर्स आ जाते हैं जिन्हें हम माइक्रो टीयर्स भी कहते हैं, और ये टेंडन्स जो हैं डीजनरेट होने लगते हैं और उसकी वजह से ये दर्द उठता है। यानी कि इन टेंडन्स का ओवरलोडिंग या अंडरलोडिंग भी दोनों ये प्रॉब्लम करते हैं हमारे लिए। और जब हम ये काम एकदम से शुरू करते हैं तो शरीर को अडैप्ट करने का मौका नहीं मिला होता है। अब यही अगर मैं बैडमिंटन खेलना शुरू करूं, पहले दिन 15 मिनट खेलूं, दूसरे दिन धीरे धीरे करके उसे बढ़ाऊं, तो शरीर को अडैप्ट करने का मौका मिलता है और उसमें ये प्रॉब्लम कम आती है। लेकिन अगर एकदम से ज़्यादा किया जाए अनकस्टम्ड एक्टिविटी तो ये प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा होता है। इन टेंडेंस के बारे में थोड़ा और समझाने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन या मॉडल की मदद से कुछ दिखाना चाहूँगा। तो अगर हम इस मॉडल में बाजू के ऊपर फोकस करें तो आर्म की हड्डी और फोर आर्म की हड्डी इस मॉडल में दिखाई दे रही है। ये आर्म की हड्डी है जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, ये दोनों फोर आर्म की हड्डियाँ हैं जिसे हम रेडियस और अल्ना कहते हैं, और यहाँ पे एल्बो का जॉइंट है। अगर हम वापस ह्यूमरस पे जाएं तो हमारा दर्द जो उठ रहा था वो इस जगह पे उठ रहा था, ये जो बोन थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है, और ये मैंने स्किन वापस डाल दी और हम पीछे से इसको देखने का कोशिश करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे मसल्स दिखाना चाहूँगा। ये ब्राउन ब्राउन सारी मसल्स हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे दर्द था वहाँ पे कितनी मसल्स अटैच हो रही हैं, 1 2। इसको हम हटा देंगे तो नीचे और मसल्स हैं जो कि इसी जगह पे जाके अटैच होती हैं, और यहाँ पे भी और हैं। तो काफ़ी सारी मसल्स उस जगह में जा कर के उस बोनी बम्प पे, या जो हड्डी थोड़ी सी बाहर को निकली है वहाँ पे अटैच होती हैं, और वहीं पे अटैचमेंट पे दर्द उठता है। और अगर हम इसको देखें तो ये सारी की सारी आप देख सकते हैं हाथ और उंगलियों तक जा रही हैं मसल्स। तो इसीलिए जब हम रिस्ट को और उंगलियों को पीछे की तरफ यानी कि एक्सटेंशन में ले जाते हैं तो दर्द उठता है। तो अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की, यानी कि ये कंडीशन किस किस में ज़्यादा कॉमन होती है,
तो ये प्रॉब्लम जनरली 30 से 50 साल के बीच में ज़्यादा देखी जाती है, ऑल्दो ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। देन जिन लोगों का लाइफस्टाइल सेडेंटरी है उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली अगर वो कोई नई एक्टिविटी शुरू करें जिसकी वजह से एक्सेसिव स्ट्रेन पड़े उनके एल्बो के ऊपर। ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे काम करने से भी ये प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा एक्टिविटीज़ जैसे कि बाइक ड्राइविंग, या जो लोग रिपीटेड मोशन करते हैं एल्बो का, जैसे स्क्रू ड्राइविंग करते समय, जो कि प्लम्बर्स और कारपेंटर्स काफ़ी करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा टेनिस खेलने वाले प्लेयर्स, अगर उनकी बैक हैंड की टेक्निक अच्छी नहीं है तो उनको भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। डायग्नोसिस बनाने के लिए इस कंडीशन के लिए ज़्यादातर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन ही काफ़ी होता है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड से ना सिर्फ हमें कोई टीयर्स हों तो वो आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है, बल्कि उसकी मदद से हम ट्रीटमेंट को एक्यूरेटली डिलीवर कर सकते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसमें भी वो मदद करता है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते समय हम हर समय अपना कहाँ पे प्रॉब्लम है, हम कहाँ पे दवाई दे रहे हैं, ये सब देख सकते हैं रियल टाइम में। अगर डायग्नोसिस बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कभी कभी हम एक्सरे की इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे एल्बो का आर्थराइटिस अच्छे से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और कभी कभी हमें एमआरआई की मदद लेनी पड़ती है ये जानने के लिए कि ये जो दर्द उठ रहा है ये कहीं गर्दन में नसों के ऊपर दबाव आने की वजह से तो नहीं उठ रहा है। बट ज़्यादातर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। अब जब एक बार डायग्नोसिस बन गया तो अगला सवाल उठता है कि हम इसके लिए करेंगे क्या, इसको मैनेज कैसे करेंगे। मैनेजमेंट डिपेंड करेगा ये प्रॉब्लम आपको कब से है, उसका सिवियरिटी क्या है, वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या असर डाल रहा है, और वहाँ पे कोई मसल्स में टियर है या नहीं। काम की बात जानना जो ज़रूरी है वो ये है कि अपने आप भी ठीक हो सकता है, लेकिन इसको लंबा समय लग सकता है, 6 महीने से 12 महीने एवरेज में लग सकते हैं। और अगर ये आपकी डोमिनेंट आर्म को इफ़ेक्ट कर रहा है इतने लंबे समय के लिए तो काफ़ी लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका एम ये है कि हम आपकी एक्टिविटी मेंटेन रखें, आपका दर्द कम करें, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करें और इन टेंडन्स पे लोड कम करें ताकि ये वापस नॉर्मल की तरफ जा पाएँ। तो ट्रीटमेंट के लिए जो भी प्रोवोकिंग एक्टिविटी है उसको अवॉइड करना ज़रूरी है, चाहे वो टेनिस प्लेइंग हो या बैडमिंटन हो या कंप्यूटर्स पे लॉन्ग आवर्स हो, या कई बार बाइक ड्राइवर्स को भी ऐसे हाथ की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्रोवोकिंग एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करके उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। उसके अलावा आइस पैक्स जो कि दिन में 3 से 4 बार लगाए जा सकते हैं आराम से थोड़े थोड़े मिनट्स के लिए, उससे आराम आता है। उसके अलावा एक एल्बो ब्रेस काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, वो एक बैंड की तरह होता है जो एल्बो में यहाँ पे बांधा जाता है, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ नहीं, उसके नीचे, और वो सारा जो लोड है मसल्स के ऊपर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है और जो पॉइंट जहाँ पे दर्द है उससे दूर की तरफ ले जाता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है, ख़ास करके अगर आप जैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं और उस समय प्रॉब्लम आ रहा है तो उस समय ये पहनने से प्रॉब्लम कम होता है, मसल्स पे लोड कम पड़ता है। इसके अलावा दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ जो दर्द कम करती हैं और हीलिंग में भी थोड़ा कुछ हद तक मदद करती हैं। फिज़ियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी आप ट्रीटमेंट करें उसके बाद स्ट्रेंथनिंग के लिए, मसल्स की स्टिफनेस को कम करने के लिए उनकी स्ट्रेचिंग और फिज़ियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब ट्रीटमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ पाता है इनके बाद, तो हम मूव करते हैं इंजेक्शंस की तरफ। जो भी इंजेक्शन किए जाएँ उनके लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेंस इस्तेमाल करना एक अच्छी चीज़ है, और मैं अल्ट्रासाउंड के बिना ये इंजेक्शन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से, जैसे हमने पहले भी बात करी, आपकी थेरेपी एक सही, आपकी ट्रीटमेंट, आपकी दवाई एक सही जगह पे जाती है, आप बिल्कुल अच्छे से उसको डिलीवर कर सकते हैं और आपकी सक्सेस या पेन रिलीफ या हीलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम इसमें 2-3 तरह के इंजेक्शंस कर सकते हैं। पहली चीज़ ड्राई नीडलिंग, यानी कि एक सुई लेकर के टेंडन्स को हम बार बार टेंडन्स को, सुई को लेते हुए हम टेंडन्स के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। इसको हम फेनेस्ट्रेशन कहते हैं। एक तरीके से हम बार बार टेंडन में छेद कर रहे हैं, और इसको करने का पर्पस ये है कि वहाँ पे हीलिंग प्रमोट हो, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो, ताकि जो बॉडी के रिपेयर सेल्स हैं वो वहाँ पे आएँ और हीलिंग करें। तो इससे हीलिंग में मदद होती है। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं वो है स्टेरॉयड इंजेक्शन। स्टेरॉयड्स जो हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं
और वो दर्द को भी कम करने में मदद करते हैं। तो इसलिए ये एक काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाने वाला इंजेक्शन है और इसके शॉर्ट टर्म रिज़ल्ट्स अच्छे होते हैं। एक और ऑप्शन जो हमारे पास है वो है पीआरपी ट्रीटमेंट। पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अब इस ट्रीटमेंट में हम शरीर के नॉर्मल जो डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, जो हीलिंग मैकेनिज़म्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे खून के अंदर एक सेल्स होते हैं जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं और इन प्लेटलेट्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जब भी हमें इंजरी होती है तो ये प्लेटलेट्स जहाँ इंजरी वाली जगह होती है वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और इन ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से हीलिंग में मदद मिलती है। तो जो हम ये पीआरपी ट्रीटमेंट करते हैं इसमें हम आपका थोड़ा सा खून निकालते हैं और उसको हम एक मशीन की मदद से उसमें से प्लेटलेट्स को अलग कर लेते हैं और फिर इन प्लेटलेट्स को यानी कि जो एक कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन है हम इन प्लेटलेट्स को जहाँ पे प्रॉब्लम है एल्बो के पास वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से। तो जब ये वहाँ पे इंजेक्ट होते हैं तो ये हीलिंग को प्रमोट करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज़ करके, यानी कि आपकी बॉडी की अपनी हीलिंग कैपेसिटी को यूज़ करते हुए ये आपकी एल्बो के दर्द को हटा करके उसको नॉर्मल की तरफ जाने में मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी और मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।